हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीको की तरफ से आज मैं आप सभी के लेके आई हूँ जो चैप्टर हमारा चल रहा था कौन सा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का आगे का टॉपिक। अभी तक हमने मोस्ट ऑफ चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक विच इज अ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। तो इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो, सबसे पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पहले वी विल डिस्कस व्हाट इज जेनेटिक मेकअप। कि जेनेटिक मेकअप क्या होता है? वो जेनेटिक मेकअप इज व्हाट, यानी कि इज ऑल अबाउट द जीन, है ना। कि सभी जीन से हमारा क्या बनता है, जेनेटिक मेकअप बनता है ना। कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से जीन्स है, दैट आर द जेनेटिक मेकअप, है ना। जेनेटिक मेकअप से क्या डिजाइन होता है, जेनेटिक मेकअप से क्या डिसाइड होगा कि हमारा बॉडी का फिजिकल कैरेक्टर कैसा होगा, फिजिकल फीचर्स क्या होंगे, इजंट इट। तो जेनेटिक मेकअप इज ऑल अबाउट द ऑल जीन्स, ठीक है। सभी जीन्स को कलेक्टिवली क्या बोला जाएगा, जेनेटिक मेकअप, है ना। इन्हीं सभी जीन्स से क्या होता है, हमारा फिजिकल कैरेक्टर डिसाइड होता है कि हमारे फिजिकल फीचर्स क्या होने वाले हैं, कि हमारा आई कलर, हाइट, ये सब चीजें क्या होगी, इजंट इट, ठीक है। तो जेनेटिक मेकअप इज ऑल अबाउट द ऑल जीन्स व्हिच डिसाइड द फिजिकल फीचर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो देखो क्या देखा गया कि अलग से जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट के अंदर क्यूरियोसिटी जागी कि भाई हमारा सब ह्यूमंस का जेनेटिक मेकअप क्या है, कि कौन कौन से जीन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से जीन्स डीएनए के अंदर प्रेजेंट है ना। तो व्हाट आर द जीन्स इनसाइड द बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से जीन्स है ना। फिर उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागी कि भाई डीएनए की सीक्वेंस क्या होती है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए, है ना। हमें पता है जो हमारा डीएनए वो किससे मिलकर बना होता है, बेस पेयर से मिलकर बना होता है। तो बेस पेयर की सीक्वेंस क्या है, कौन कौन सी जीन्स प्रेजेंट है, उन जीन्स की सीक्वेंस क्या है, कि ये सब चीजें साइंटिस्ट को देखने के लिए क्यूरियोसिटी जागी, है ना। तो इन सबको देखने के लिए कि डीएनए में कौन कौन सी सीक्वेंस है, कौन कौन सी जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसी की वजह से वो क्या आया आगे, एक नया प्रोजेक्ट आया विच इज अ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट विच इज कॉमनली कॉल्ड एज अ HGP, ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, जिसको कलेक्ट कॉमनली क्या बोलते हैं, HGP हम बोलते हैं। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किसके लिए आया है, फॉर डिटरमिन द डीएनए सीक्वेंस, कि पूरे एंटायर डीएनए के सीक्वेंस क्या है, कौन कौन सी जीन्स इस पे प्रेजेंट है। दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है जीनोम। जीनोम क्या होता है, जीनोम इज व्हाट, दिस इज अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम के हैप्लॉइड सेट को क्या बोला जाता है, जीनोम, है ना। हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, 23 पेयर्स प्रेजेंट है। तो एक सेट को, यानी कि सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स को क्या बोलेंगे हम, जीनोम, ठीक है। तो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स को क्या बोला जाता है, जीनोम। और इन सब की सीक्वेंस, अब 23 क्रोमोसोम्स की पूरी एंटायर क्रोमोसोम्स की हमें सीक्वेंस देखनी है कि इन सभी 1 से लेके 23 क्रोमोसोम्स की सीक्वेंस क्या है, कौन कौन से बेस पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से जीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल डन इन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है विच इज बेस्ड ऑन द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम पर ये बेस्ड है, ठीक है। तो इसलिए, और इसी क्रोमोसोम को वो क्या बोला जाता है, इसलिए इसी HGP प्रोजेक्ट को क्या बोला जाता है, मेगा प्रोजेक्ट बोला जाता है, बिकॉज ये बहुत ही लंबा प्रोजेक्ट रहा, क्योंकि हमें पूरे एंटायर 1 से लेकर 23 क्रोमोसोम्स के बारे में देखना है कि उसमें कौन कौन सा सीक्वेंस प्रेजेंट है, कौन कौन सी जीन्स प्रेजेंट है ना। तो बहुत ही लंबा प्रोजेक्ट रहा, ये बहुत ज्यादा पैसा इसमें लगा, दैट्स व्हाई दिस प्रोजेक्ट इज द मेगा प्रोजेक्ट, ठीक है। जिसे मेनली किससे फोकस किया गया है, दिस प्रोजेक्ट इज मेनली फोकस ऑन द जीनोम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जीनोम ऑफ द ह्यूमन डीएनए, है ना। जीनोम हमें पता क्या होता है, विच इज अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि 23 क्रोमोसोम। किस 23 क्रोमोसोम पर कौन कौन से बेस पेयर्स प्रेजेंट है, कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट है, दैट आर ऑल डिटरमिन इन द जीनोम, ठीक है, HGP। तो ये मेगा प्रोजेक्ट क्यों है, सबसे पहले तो इसको बनाने के लिए, इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर अराउंड कितने टाइम लगा है, 13 ईयर्स इन्वेस्ट हुए हैं, 13 साल इस प्रोजेक्ट में लगे हमें, है ना। तो साइंटिस्ट ने बहुत सारा टाइम दिए, 13 साल लगाए। और साथ में क्या देखा गया कि एक बेस पेयर को डिटरमिन करने के लिए, एक बेस पेयर को डिटरमिन करने में कितने पैसे लग रहे थे, $3 लग रहे थे उनके, है ना। उनको एक बेस पेयर उन्होंने चेकआउट करा तो उसमें उनकी कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, $3 की। और बेस पेयर एक ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे होते हैं। तो क्या देखा गया कि पूरे एंटायर हैप्लॉइड सेट के बेस पेयर्स को डिटरमिन करने के लिए तो कितने उनके पैसे खर्च हुए, अराउंड $9 बिलियन खर्च हुए, है ना। तो टोटल कितना मनी इन्वेस्ट हुआ है, $9 बिलियन, इजंट इट, ठीक है। तो बहुत ही लंबा टाइम लगा, 13 साल लगे और बहुत ज्यादा मनी इन्वेस्ट हुआ, दैट्स व्हाई इट इज अ मेगा प्रोजेक्ट, है ना। तो एक बेस पेयर को डिटरमिन करने के लिए $3 और सभी को डिटरमिन करने के लिए अराउंड उनके $9 बिलियन खर्च हुए, ठीक है।
और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि इन सभी बेस पेयर को डिटरमिन तो कर लिया, फिर डिटरमिन करने के बाद इन सभी डाटा को स्टोर भी करना है, और डाटा बहुत ज़्यादा है बिकॉज बहुत सारे बेस पेयर है ना, तो डाटा को स्टोर करने में भी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी यहाँ पे सामने है कि देखा गया कि अराउंड 3300 बुक्स रिक्वायर्ड होगी इन सभी बेस पेयर के डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए, है ना। तो डाटा को स्टोर करने के लिए किसकी ज़रूरत है? स्पीडेड कंप्यूटर की ज़रूरत है, स्पीडी कंप्यूटर्स की जरूरत है, यानी कि एक अच्छे एडवांस कंप्यूटर्स की जरूरत है, ठीक है। तो हाई स्पीडेड कंप्यूटर्स की जरूरत है सो दैट क्या हो, इन सभी डाटा को प्रॉपर्ली रखा जा सके, ना। तो यहाँ पर इसलिए किसकी इंपॉर्टेंस आ रही है? देयर इज अ यूज ऑफ अ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। तो किसकी जरूरत आएगी? बायो इन्फॉर्मेटिक्स की जरूरत आएगी। क्लियर नहीं है? तो HGP इज अ मेगा प्रोजेक्ट बिकॉज इसमें बहुत लंबा टाइम इन्वेस्ट हुआ, बहुत ज्यादा मनी इन्वेस्ट हुआ, ठीक है। अब देखो इसमें आगे क्या है, इसका मेन हो ये जो हमारा HGP है, इस HGP में 13 साल लगे, हमें पता है। इस प्रोजेक्ट को मेनली किसने शुरू करवाया? US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने, ठीक है। जो HGP प्रोजेक्ट है इसको किसने कोऑर्डिनेट करा है? US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, और दूसरा कौन आ गया हमारा? दैट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या करा है? इस HGP को स्टार्ट करवाया है, ठीक है। और साथ में जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो किसने दिया है? यूके ने दिया, वेलकम ट्रस्ट ने दिया, ठीक है। तो और साथ में और कंट्रीज में आके जुड़ी, यहाँ पे कौन है? जापान आ गए, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और मैनी मोर, ठीक है। तो इन सभी ने मिलकर क्या करा है? इस HGP को शुरू करा, और अराउंड कितने टाइम लगाया उन्होंने? 13 ईयर्स उन्होंने इन्वेस्ट करे यहाँ पर, है ना। और बहुत पैसा उनका यहाँ पे खर्च हुआ, दैट्स व्हाई इट इज अ मेगा प्रोजेक्ट, ठीक है। और क्या देखा गया, वो ये जो प्रोजेक्ट है वो कब जाके कंप्लीट हुआ? उनका 2003 में जाके कंप्लीट हुआ है ना। तो प्रोजेक्ट वाज कंप्लीट इन, कब कंप्लीट हुआ है ये प्रोजेक्ट? ये HGP प्रोजेक्ट वाज कंप्लीट इन द 2003 के अंदर जाके ये कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और इन सभी इस HGP के अंदर मेनली किसको देखा गया? सभी क्रोमोसोम्स की जानकारी ली गई है, इज़न्ट इट। तो क्रोमोसोम 1 से लेके 23 तक के क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग यहाँ पे चेक की गई है इस HGP के अंदर, कि 1 से लेके 23 क्रोमोसोम्स के अंदर कौन कौन से जीन प्रेजेंट है, उनकी क्या क्या लोकेशन है, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या आता है, ये HGP का मेन गोल क्या है वो तो मैं समझ में आ रहा है कि इसका मेन पर्पस क्या है कि DNA की सीक्वेंस को डिटरमिन करना ऑफ द जीनोम, है ना। तो मेन गोल क्या है इसका? टू डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ DNA ऑफ 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम की DNA की सीक्वेंस को डिटरमिन करने क्या था? मेन पर्पस है HGP का, कि 1 से लेके 23 क्रोमोसोम्स के क्या पता लगे? DNA सीक्वेंस क्या है। और सबसे लेट कौन से क्रोमोसोम के बारे में पता लगा था? क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है। तो क्रोमोसोम 1 की DNA सीक्वेंसिंग सबसे लास्ट में की गई है, ठीक है, जो 2006 में जाके कंप्लीट हुई थी। और साथ में देखा जाए कि इन सभी क्रोमोसोम पे जीन्स कौन कौन सी प्रेजेंट है, उनकी लोकेशन क्या है, ठीक है। और उससे लिंक जो भी इंफॉर्मेशन उसको स्टोर करना है, और स्टोर कैसे करेंगे? बाय द यूजिंग द टेक्नोलॉजी और द बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। अब देखो मेथोडोलॉजीज कौन सी है HGP के अंदर, कौन कौन से मेथड्स को फॉलो किया गया। अब DNA की सीक्वेंसिंग करनी है सारे के सारे क्रोमोसोम पे जो भी बेस पेयर्स हैं उन सबकी सीक्वेंसिंग अगर देखनी है तो सीक्वेंस के लिए कौन कौन से मेथड आए, कौन सी मेथोडोलॉजीज यहाँ पे यूज की गई है? 2 मेथोडोलॉजीज यूज की गई थी। सबसे पहली है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, ठीक है। पहली मेथोडोलॉजी जो सबसे पहला मेथड जो था उनका वो क्या था? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, ठीक है। और दूसरा क्या था? सीक्वेंस एनोटेशन, तो उन्होंने इन 2 मेथड्स का इस्तेमाल करा पूरे एंटायर DNA की सीक्वेंसिंग के लिए, ठीक है। पहला क्या है? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग के अंदर किसको देखा गया? मेनली उस की बेस पे उसकी सीक्वेंस को डिटरमिन किया गया जो सीक्वेंस क्या करता है, आगे जाके प्रोटीन को कोड करता है ना। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग के अंदर कौन से सीक्वेंस पर ध्यान किया गया? कोडिंग सीक्वेंस पर। इट इज फोकस्ड ऑन द कोडिंग सीक्वेंस, है ना। कोडिंग सीक्वेंस पे ध्यान दिया गया किसमें? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग के अंदर। और कोडिंग सीक्वेंस कौन सी होती है? जो प्रोटीन बनाती है ना। तो कोडिंग सीक्वेंस कौन सी होती है? दैट फॉर्म द प्रोटीन, है ना। हमें पता है DNA की ये फ्रेगमेंट है, ये
डीएनए के फ्रेगमेंट के अंदर क्या है, आधी स्ट्रेट कैसी होती है, नॉन कोडिंग होती है, आधी क्या है, नॉन कोडिंग है, और कुछ कैसी है, कोडिंग है। और कोडिंग सीक्वेंस कौन सी होती है, जो प्रोटीन बनाती है ना। तो कोडिंग सीक्वेंस कौन सी होती है, जो आगे जाके प्रोटीन बनाती है। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में किस पे फोकस किया गया, फोकस ऑन द सीक्वेंसिंग द कोडिंग सीक्वेंस, है ना। कोडिंग सीक्वेंस पे ध्यान किया गया, किस पे, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग के अंदर, ठीक है, जो आगे जाके क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है, ठीक है। और दूसरा कौन सा था हमारा, सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन के अंदर दोनों सीक्वेंस पर ध्यान किया गया, कोडिंग सीक्वेंस पर भी और नॉन कोडिंग। तो सीक्वेंस एनोटेशन के अंदर दोनों की सीक्वेंस निकाली गई, कोडिंग की भी सीक्वेंस निकाली गई और नॉन कोडिंग की भी सीक्वेंस निकाली गई, ठीक है। फिर देन दोनों को रिलेट किया गया। जैसे सपोज कोडिंग सीक्वेंस क्या आई है हमारी, कोडिंग सीक्वेंस क्या आ रही है, AATTC, सपोज ये आ रही है, ये दिस इज अ कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है। और सीक्वेंस एनोटेशन के अंदर तो पूरे एंटायर की फाइंड आउट की गई है, कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों की निकाली गई है। तो कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों की क्या आ गई, मान लिया GGCC AATTC ACGC ऐसे, ठीक है। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग के अंदर किसकी सीक्वेंस निकाली गई, कोडिंग सीक्वेंस की, जो आगे जाके प्रोटीन बनाती है। और सीक्वेंस एनोटेशन के अंदर किसकी सीक्वेंस फाइंड आउट की गई, कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों की फाइंड आउट की गई। फिर इन दोनों को रिलेट किया गया आपस में, बोथ आर रिलेट। तो दोनों को रिलेट करने से क्या पता लगा कि जो हमारी कोडिंग सीक्वेंस है उसकी लोकेशन पता लग गई, है ना। तो कोडिंग सीक्वेंस कहाँ नजर आ रही है, AATTC कहाँ पर है, ये रही, ठीक है। तो उस समय क्या पता लगे, कोडिंग सीक्वेंस की, दोनों को जब रिलेट करा तो कोडिंग सीक्वेंस की हमें पोजीशन पता लग गई कि एग्जैक्टली ये जो कोडिंग सीक्वेंस है, यानी कि जीन फॉर द प्रोटीन है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है ना। तो दिस इज अ 2 मेथोडोलॉजीज व्हिच आर यूज्ड इन द HGP। तो पहली मेथोडोलॉजी कौन सी, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, और दूसरी कौन सी है हमारी, सीक्वेंस एनोटेशन, है ना। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग के अंदर किस पे फोकस किया गया है, सीक्वेंसिंग ऑन द कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और सीक्वेंस एनोटेशन के अंदर फोकस ऑन द सीक्वेंस ऑफ द बोथ कोडिंग एज वेल एज द नॉन कोडिंग। फिर दोनों को रिलेट करके क्या पता लगा कि कोडिंग सीक्वेंस एग्जैक्टली कहाँ पर है, ठीक है। अब देखो, ये बोलना तो बहुत आसान है, बट एक्चुअल में पूरी डीएनए की सीक्वेंस को डिटरमिन करना, चाहे वो कोडिंग हो या फिर नॉन कोडिंग हो, वो कैसे पॉसिबल हुआ, हाउ द सीक्वेंसिंग ऑफ अ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग स्ट्रैंड इज पॉसिबल। तो एक्चुअल में इसको किसने किया था, हमारे ये जो डीएनए सीक्वेंसिंग है, डीएनए की ये जो सीक्वेंस है, चाहे वो कोडिंग की हो या फिर नॉन कोडिंग की हो, तो डीएनए सीक्वेंस जो है वो किसकी वजह से हुई है, हमारे कौन से साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक सेंगर। कौन थे, फ्रेडरिक सेंगर। इन्होंने डीएनए की सीक्वेंसिंग करी, इन्होंने प्रोटीन की भी सीक्वेंसिंग करी और साथ में डीएनए की भी सीक्वेंसिंग करी है, ठीक है। अब देखो क्या किया गया, सबसे पहले उन्होंने वो क्या किया, डीएनए को आइसोलेट करा, ठीक है। जो भी हमारा सैंपल है उससे डीएनए को एक्सट्रैक्ट करा। फिर डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्मॉल स्मॉल उसके पीसेस कर दिए। तो डीएनए को पहले आइसोलेट किया गया, और डीएनए को आइसोलेट करने के बाद उसके क्या कर दिए गए, स्मॉल फ्रेगमेंट्स कर दिए गए। दे आर डिवाइड इनटू द स्मॉल फ्रेगमेंट्स, ठीक है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स कर दिए गए, ठीक है। फिर देन स्मॉल फ्रेगमेंट्स को किस में इंसर्ट कर दिया गया, बैक्टीरिया के अंदर या फिर यीस्ट के अंदर फॉर द क्लोनिंग, ठीक है। तो जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं इनको किस में ट्रांसफर कर दिया गया, ट्रांसफर इनटू द बैक्टीरिया या फिर यीस्ट, ठीक है, बैक्टीरिया या फिर यीस्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया फॉर द क्लोनिंग, ताकि वो अपने ये जो स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट है इसका नंबर बढ़ जाए, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर किया गया या फिर यीस्ट के अंदर। अब देखो, बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया जा रहा है तो उससे जो स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स की जो कॉपी बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, बैक। बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने के बाद जो नए नए स्मॉल फ्रेगमेंट्स बनी है उसको क्या बोलते हैं, बैक। बैक क्या होता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो आर्टिफिशियल कॉपीज बनी इन स्मॉल फ्रेगमेंट्स की उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और जो यीस्ट के अंदर जो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स बने हैं उसको क्या बोलते हैं, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम विच इज अ यैक। जनरली पेपर में आ जाता है कि बैक क्या है और यैक क्या है, ठीक है। तो बैक इज द बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यैक इज द यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। साथ में फिर और एंजाइम्स के थ्रू इन स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स के नंबर को बढ़ाया गया, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतने मल्टीपल कॉपीज क्यों बना रहे हैं, ताकि इनकी प्रॉपरली सीक्वेंसिंग की जा सके कि भाई इस छोटे से पार्ट में कौन सी सीक्वेंस है एग्जैक्टली वो प्रॉपर देखा जा सके, ठीक है। और ये डीएनए सीक्वेंसिंग करी किसने, फ्रेडरिक सेंगर ने करी है, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब इसको रीड करना है। रीड करने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया, अब देखो, मिक्सचर ऑफ बेसिस लिए, और मिक्सचर ऑफ बेसिस जो थे वो क्या थे, हर एक बेस के लिए एक स्पेसिफिक कलर है। सपोज हमारा कौन सा बेस आ गया,
एडेनिन आ गया तो एडेनिन को रेड से शो कर दिया, गुआनिन को ब्लू से शो कर दिया। तो चारों नाइट्रोजन बेसिस के लिए क्या किए गए, डिफरेंट कलर्स यूज किए गए, ठीक है। फिर जब वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करेगा तो कलर के अकॉर्डिंग उसको रीड करना आसान होगा, ठीक है। तो हर एक नाइट्रोजन बेस को क्या दिए गए, वो डिफरेंट कलर्स दिए गए। अब इन डिफरेंट कलर्स को भी नाइट्रोजन बेसिस हमें नजर थोड़ी आते हैं कि भाई यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ब्लू है, ठीक है। तो इन कलर्स को कौन चेकआउट करेगा, कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ऑटोमेटेड सिक्वेंसर होता है, कौन होता है, ऑटोमेटेड डीएनए सिक्वेंसर, जो क्या करेगा, इन सीक्वेंस को रीड करेगा, ठीक है। तो ऑटोमेटेड डीएनए सिक्वेंसर, ऑटोमेटेड डीएनए सिक्वेंसर क्या करेगा, इट विल रीड द सीक्वेंस, ठीक है। ये सीक्वेंस को रीड करेगा। और ये सब चीजें के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, हमारे फ्रेडरिक सेंगर है ना, कौन है, फ्रेडरिक सेंगर। और इन्होंने ही, फ्रेडरिक सेंगर ने क्या करा है, प्रोटीन की भी सीक्वेंसिंग करी है, भाई कौन कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे, तो इनकी सीक्वेंसिंग भी किसने करी है, फ्रेडरिक सेंगर ने करी है, ठीक है ना। तो कैसे सीक्वेंसिंग की गई है, भाई कैसे बेस पेयर की सीक्वेंस को डिटरमिन किया गया है, वो कुछ हमने ऐसे किया है ना। जो पीछे कौन है रिस्पॉन्सिबल, इसके फ्रेडरिक सेंगर है। क्या करा उन्होंने, सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करा, और देन आइसोलेट करने के बाद उसके स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स कर दिए, है ना। फिर स्मॉल फ्रेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए उसको इंसर्ट कर दिए बैक्टीरिया या फिर ईस्ट के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर जो मल्टीपल कॉपीज बने स्मॉल फ्रेगमेंट के, उसको क्या बोलते हैं, बैक। ईस्ट के अंदर जो बने उसको क्या बोलते हैं, यैक, ठीक है। और कॉपीज बनाने के लिए एंजाइम्स के थ्रू उसको एम्पलीफाई किया गया। फिर देन कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करने के लिए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस का इस्तेमाल करा, जो हर एक नाइट्रोजन बेस एक पर्टिकुलर कलर से शो होगा, ठीक है। फिर इन पूरी एंटायर सीक्वेंस को कौन रीड करेगा, नॉट रीड बाय अस, इट रीड बाय द स्पेशल कंप्यूटर विच इज ऑटोमेटेड डीएनए सिक्वेंसर, ठीक है। तो ऑटोमेटेड डीएनए सिक्वेंसर क्या करेगा, पूरी एंटायर सीक्वेंस को रीड करने में हेल्प करेगा, और जिससे हमें पता क्या लगा, पूरे एंटायर क्रोमोसोम से जो जो सीक्वेंस होगी वो हमें पता लगने लग गई। क्लियर ना ये, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से डीएनए सीक्वेंसिंग की गई बाय द फ्रेडरिक सेंगर, ठीक है। अब देखो पूरी की पूरी अराउंड उन्होंने 13 साल लगा दिए पूरे इस एचजीबी इस प्रोजेक्ट के अंदर, है ना। और कैसे डीएनए की सीक्वेंसिंग हुई है, कैसे सब चीजें रिलेट हुई है, तो उसके बाद ही डाटा निकल के आया। तो व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द एचजीबी इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आता है ये, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर टाइम इन्वेस्ट करने के बाद क्या क्या चीजें हमें पता लगी है, व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द एचजीबी। तो सबसे पहला वो फीचर क्या है कि ह्यूमन जीनोम के अंदर, जीनोम इज व्हाट, 23 क्रोमोसोम, यानी कि हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं, यू नो, है ना। तो एक जीनोम के अंदर हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम के अंदर कितने बेस पेयर्स देखने को उनको मिले, ये नंबर हमें याद रखना है, कितने बेस पेयर होते हैं, 3164.7 मिलियन। तो यानी कि 23 क्रोमोसोम्स पे कितने बेस पेयर प्रेजेंट है, एक से लेके 23 क्रोमोसोम्स पे कितने बेस पेयर प्रेजेंट है, 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है, विच इज वेरी ह्यूज डाटा, इजंट इट, है ना। तो इतने बेस पेयर प्रेजेंट है, और हर एक जीन के अंदर, अब इन सभी जो क्रोमोसोम है सब पे इतने बेस पेयर्स है, वो तो है, और सभी जीन क्रोमोसोम पे क्या होंगे, जीन्स होंगे। तो क्या देखा गया कि सभी जीन के अंदर लगभग 3000 बेस पेयर है। जीन में कितने बेस पेयर है, 3000 बेस पेयर है, ठीक है। और सबसे बड़ी जीन हमारी कौन सी होती है, डिस्ट्रोफिन के अंदर हो, ठीक है। सबसे बड़ी जीन कहाँ पर है, डिस्ट्रोफिन के अंदर, जिसमें कितने बेस पेयर है, 2.4 मिलियन बेस पेयर है, ठीक है। तो लार्जेस्ट जीन के अंदर कितने बेस पेयर है, 2.4 मिलियन बेस पेयर है, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितनी है, वो टोटल जीन्स कितनी है, 30,000 जीन्स है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जीन्स, टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितनी है, वो 30,000 है। और सबसे बड़ी जीन के अंदर कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट है, 2.4 मिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। फिर क्या देखा गया कि आगे जाके जो सभी ह्यूमंस का, दो चार ह्यूमंस का सबका उन्होंने रिलेट किया होगा, तो उन्होंने क्या देखा कि सभी ह्यूमंस का 99.9% जो सीक्वेंसिंग है वो सेम है ना। हम सभी ह्यूमंस की जो सीक्वेंस है वो 99.9% सेम है, बस कितना डिफर करता है, यानी कि 0.1% हमारा डिफर करता है, ठीक है। तो कितना बेस पेयर हमारे अलग होते हैं, 3.3 इंटू में 10⁶ बेस पेयर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इतने बेस पेयर डिफरेंट हो, बाकी सारे बेस पेयर हम सबके सेम है ना। तो हम सभी ह्यूमंस के मेजॉरिटी सीक्वेंस हमारी सेम है, बस कितने बेस पे हम सबके अलग होंगे, 3 इंटू में 10⁶ बेस पेयर्स हमारे अलग होंगे। हम सबका डीएनए की 99.9% सेम है। क्लियर ना ये, ठीक है। तो ये सब एचजीबी के बाद हमें पता लग रहा है, जब साइंटिस्ट ने 13 साल इन्वेस्ट करे, तो इन्वेस्ट करने के बाद ये सब चीजें निकल के आ रही है कि पूरे एंटायर हैप्लोइड सेट के अंदर कितने बेस पेयर प्रेजेंट है, इतने बेस पेयर प्रेजेंट है। कितनी जीन्स प्रेजेंट है, 30,000 जीन्स प्रेजेंट है। सबसे बड़ी जीन कौन सी कहाँ पर है, डिस्ट्रोफिन पर है।
कितने है उसमें 2.4 मिलियन बेस पेयर्स है एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो क्या देखा गया, लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर द प्रोटीन, यानी कि 2% से भी कम पार्ट प्रोटीन को कोड करता है। इससे क्या पता लग रहा है हमें, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता लगी कि यानी कि एक डीएनए है, दिस इज अ डीएनए। डीएनए के अंदर में पता दो पार्ट्स होते हैं, एक तो कौन सा पार्ट होता है, एक तो कोडिंग पार्ट होता है, एक तो कोडिंग पार्ट होता है, और एक कौन सा होता है हमारा नॉन कोडिंग पार्ट होता है कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट होता है, ठीक है। कोडिंग पार्ट क्या करता है, जो आगे जाके प्रोटीन बनाता है। कोडिंग पार्ट कौन सा होता है, जो आगे जाके प्रोटीन बनाता है, ठीक है। और जो नॉन कोडिंग पार्ट होता है ये क्या करता है, ये प्रोटीन आगे नहीं बनाता है, इट डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन। तो क्या देखा गया एचजीपी के अंदर कि डीएनए के अंदर जो प्रोटीन को कोड करने वाला पार्ट है, इनके कोडिंग पार्ट जो है वो लेस देन 2% है, 2% से भी कम है, यानी कोडिंग पार्ट बहुत कम होता है हमारी क्रोमोसोम्स पर, हमारी डीएनए सीक्वेंस पर, ठीक है। तो कोडिंग पार्ट इज लेस देन 2%। और जो प्रोटीन को कोड नहीं करता, यानी कि हमारा जो मेजर डीएनए है वो किससे कवर्ड हो रखा होता है, रिपीटेड सीक्वेंस से कवर्ड होता है ना। तुम्हारा जो मेजर डीएनए वो किससे कवर्ड हो रखा होता है, रिपीटेड सीक्वेंस से, यानी कोडिंग पार्ट 2% से भी कम है। तो बाकी बचा हुआ क्या हो गया, नॉन कोडिंग पार्ट हो गया, है ना। और नॉन कोडिंग पार्ट के अंदर क्या होती है, रिपीटेड सीक्वेंस होती है। नॉन कोडिंग पार्ट के अंदर क्या होती है, रिपीटेड सीक्वेंस होती है। अब ये रिपीटेड सीक्वेंस मतलब क्या, यानी कि कोई भी मैंने एक सीक्वेंस ले ली, मान लिया क्या वो AATT ले लिया मान लिया, तो क्या होगा नॉन कोडिंग पार्ट के अंदर मेनली क्या हो रहा होगा, AATT यही पार्ट क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। तो क्या देखा गया कि जो नॉन कोडिंग पार्ट जो होता है वो किससे मिलके बना होता है, रिपीटेड सीक्वेंस से मिलके बना होता है। मेजॉरिटी डीएनए के अंदर ये रिपीटेड पार्ट ही होता है, ठीक है। और ये रिपीटेड पार्ट ही हम सबके अंदर अलग है, किसी की रिपीटेड सीक्वेंस कुछ और होगी तो किसी की रिपीटेड सीक्वेंस कुछ और होगी, उसका रिपीटेशन कुछ अलग होगा तो किसी और इंडिविजुअल का रिपीटेशन अलग होगा, ठीक है। तो मेजर डीएनए जो होता है वो किससे मिलके बना होता है, रिपीटेड सीक्वेंस से मिलके बना होता है। बहुत ही कम पार्ट होता है जो किससे मिलके बना होता है, कोडिंग सीक्वेंस से मिलके बना होता है, ठीक है। और अभी हमने देखा ही है ना। अब देखो रिपीटेड सीक्वेंस आज टेस्ट द डीएनए सीक्वेंस, है ना। तो पूरे एंटायर डीएनए सीक्वेंस के अंदर क्या होती है, रिपीटेड सीक्वेंस ही होती है, ठीक है, जो क्या करती है, प्रोटीन को कोड नहीं करती, डज नॉट कोड फॉर द प्रोटीन, बट इसका रोल होता है कहाँ पर, डायनेमिक्स में, एवोल्यूशन पर। यानी कि इन्हीं कोड नॉन कोडिंग सीक्वेंस की वजह से, यानी कि रिपीटेड सीक्वेंस की वजह से वो क्या होता है, एवोल्यूशन होता है, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो ह्यूमन है बिकॉज ऑफ द रिपीटेड सीक्वेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या देखा गया, एक और वर्ड ये यहाँ पे क्या आ गया, वो SNP, ठीक है। क्या होता है वो SNP, SNP is a single nucleotide polymorphism, ठीक है, SNP, जिसको NCERT क्या बोल रही है कि इस SNP को क्या रीड करना है आपको, SNPs, क्या रीड करना है, SNPs रीड करना है। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या है कि यानी कि पूरी एंटायर सीक्वेंस सेम है, बस एक सिंगल पॉइंट पर ही क्या है, चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब ये क्या होता है, डिफरेंस, ठीक है। तो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, SNP। जैसे सीक्वेंस क्या आ गई, AATTC, ठीक है। और दूसरे उसमें क्या आ गया, AAT की जगह यहाँ पे C आ गया, या फिर क्या हो गया हमारा A, और इसमें सीक्वेंस में क्या आ गया, AA, फिर इसी पॉइंट में क्या आ गया, G आ गया। यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड क्या हो रहा है, डिफर कर रहा है, ठीक है। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो अराउंड कितने देखे जाते हैं, कितने SNP प्रेजेंट है, कितने SNPs प्रेजेंट है, 1.4 मिलियन प्रेजेंट है ना। कितने प्रेजेंट है SNPs, 1.4 मिलियन प्रेजेंट है, क्लियर ना ये, ठीक है। और ये जो SNPs होते हैं ये दोनों में पाए जाते हैं, कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंस में पाए जाते हैं। तो 13 साल इन्वेस्ट करने के बाद HGP ने हमें ये सब डाटा निकाल के दिया अबाउट द ह्यूमन जीनोम, अबाउट द 1 से लेके 23 क्रोमोसोम्स के बारे में। उन्होंने क्या बताया हमें कि भाई 1 से लेके 23 क्रोमोसोम्स में कितने बेस पे प्रेजेंट है, 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट है ना। कितने जीन्स प्रेजेंट है, 30,000 जीन्स प्रेजेंट है। हर एक जीन के अंदर लगभग 3000 बेस पेयर्स होंगे। और सबसे बड़ी जीन कौन सी है, हमारी डिस्ट्रोफिन में, ठीक है, जिसमें कितने बेस पेयर प्रेजेंट है, 2.4 मिलियन बेस पेयर प्रेजेंट है ना। फिर उन्होंने क्या बोला आगे कि जो कोडिंग सीक्वेंस होती है, जो
प्रोटीन को कोड करती है वो क्या है, लेस देन 2%, यानी कोडिंग पार्ट बहुत कम होता है। मेजर पार्ट कैसा है, नॉन कोडिंग है। और नॉन कोडिंग के अंदर कौन होगी, रिपीटेड सीक्वेंस होगी, यानी पर्टिकुलर सीक्वेंस क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा। और ये रिपीटेड सीक्वेंस की वजह से प्रोटीन तो नहीं बनती है बेशक से, बट ये रिपीटेड सीक्वेंस से क्या करता है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशन ला रहा है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर एवोल्यूशन ला रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या देखा, वो क्रोमोसोम 1 जो है सबसे बड़ा है, क्रोमोसोम 1 पे सबसे बड़ी जीन प्रेजेंट होती है, सबसे ज्यादा जीन्स है क्रोमोसोम नंबर 1 पर। कितनी जीन्स प्रेजेंट है, 2968 जीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, और क्रोमोसोम Y पर सबसे कम जीन्स है, विच इज 231। ठीक है, और स्निप्स क्या होता है, विच इज SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे क्या होगा, वेरिएशन होगा, जो कितने अराउंड 1.4 मिलियन है। ठीक है, दोनों पे प्रेजेंट होंगे ये, कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पर। ठीक है, तो दिस इज द साइलेंट फीचर्स ऑफ HGP, जो पेपर में सीधा क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या आगे, हमारा ये HGP तो कंप्लीट हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो 2003 में आके कंप्लीट हुआ था। ठीक है, और सबसे लास्ट में किसके बारे में देखा गया, क्रोमोसोम नंबर 1 के बारे में। क्रोमोसोम 1 की जो सीक्वेंसिंग है वो सबसे लेट पर आके खत्म हुई है, 2006 में जाके वो कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द HGP। अब देखो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो कौन है, DNA फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये कौन आ गया हमारा, DNA फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, व्हाट इज DNA फिंगरप्रिंटिंग, यानी कि DNA फिंगरप्रिंटिंग से क्या पता लग रहा है कि दो DNA को मैच करना है ना। फिंगरप्रिंट्स हम क्यों लगाते हैं, अपनी आइडेंटिटी को देने के लिए। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग इज व्हाट, इज टू चेक द DNA सीक्वेंस ऑफ अ टू इंडिविजुअल, टू और मोर इंडिविजुअल। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स के DNA को चेक करना ही, DNA सीक्वेंस को चेक करने क्या होता है, DNA फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो DNA फिंगरप्रिंटिंग इज टू चेक द DNA sequence of two individual, of two or more individual, दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल के DNA सीक्वेंस को चेक करना है, क्या होता है, चेक करना है क्या होता है, DNA फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो ये एक पर्सन 1 हो गया और ये पर्सन 2 हो गया, तो दोनों के DNA को हम चेक कर रहे हैं, दोनों के DNA को मैच कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, व्हाई वी आर डूइंग दिस, है ना। DNA फिंगरप्रिंटिंग क्यों किया जाता है, क्यों हम दो इंडिविजुअल के DNA को चेकआउट कर रहे हैं। देखो क्यों चेक किया जाता है, ये फाइंड आउट करने के लिए कि क्रिमिनल कौन है ना। जनरली कभी मर्डर वगैरह का केस हो जाता है तो हमें फाइंड आउट करना है कि भाई कल्प्रिट कौन है। तो कल्प्रिट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, बाय DNA फिंगरप्रिंटिंग। अगर हम DNA को मैच करेंगे तो उस समय हमें कल्प्रिट पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसका रोल कहाँ पर होता है, क्रिमिनल केसेस के अंदर, यानी कि कल्प्रिट कौन है, मर्डर किसने करा है, उसको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, कि इनोसेंट कौन है और कल्प्रिट कौन है, गुनहगार को डिटरमिन करने के लिए DNA फिंगरप्रिंटिंग का बहुत रोल होता है। ठीक है, और दो पीपल्स के बीच रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए, जैसे ये कौन हो गए, फादर मदर और ये बच्चे हो गए। अगर हमें ये चेकआउट करना है कि ये जो बच्चा है ये इन्हीं पेरेंट्स का है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स में रिलेशनशिप चेकआउट करना है तो भी हम क्या करते हैं, DNA फिंगरप्रिंटिंग करते हैं ना। तो सपोज हमने ये क्या ले लिया, एक चाइल्ड ले लिया और ये कौन हो गए, इसके पेरेंट्स हो गए। सपोज पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं कि ये हमारा चाइल्ड नहीं है। तो पेरेंट का DNA और बच्चे का DNA, अगर दोनों का DNA अगर क्या कर गया, वो मैच कर गया, तो यानी कि बच्चा इन्हीं पेरेंट्स का है। और अगर DNA मैच नहीं करेगा तो वो इन्हीं पेरेंट्स का बच्चा नहीं है। ठीक है, तो DNA को चेक करने से, DNA फिंगरप्रिंटिंग से हम बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये DNA फिंगरप्रिंटिंग फॉरेंसिक साइंस के अंदर, मर्डर के अंदर, कल्प्रिट को फाइंड आउट करने के लिए, लोगों के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, और कोई भी डिजीज हो रही है तो उसमें कॉजिंग एजेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो ये भी। ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर को भी क्योर करने में कहीं ना कहीं DNA फिंगरप्रिंटिंग का रोल होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि DNA फिंगरप्रिंटिंग कैसे की जाती है, हाउ DNA फिंगरप्रिंटिंग अकर। अब देखो ठीक है, तो प्रोसीजर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग के अंदर किया क्या जाता है कि दो DNA को मैच करेंगे, है ना। दो इंडिविजुअल के DNA को मैच करने ही, चेक करने क्या होता है, DNA फिंगरप्रिंटिंग, इजंट इट, इज व्हाट टू मैच द DNA sequence of mainly two individual,
दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दो इंडिविजुअल के डीएनए सीक्वेंस को मैच करने क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। तो कैसे किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये जो प्रोसेस है वो किसने दिया है, ये प्रोसेस हमें दिया है एलेक जेफरी ने, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वो प्रोसीजर क्या है, हाउ टू डू द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो उसको तो कंप्लीट करने दो ना, अभी बस 5 मिनट रुक जाओ, आप आराम से कंप्लीट कर लो। हाँ फिर मैं आती हूँ, है ना। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसीजर क्या है कि दो डीएनए की सीक्वेंस को मैच करना है ना, दो इंडिविजुअल उनके डीएनए को मैच करने क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दैट वी नो। ये प्रोसीजर हमें किसने दिया है, एलेक जेफरी ने दिया है ना। और इसमें डीएनए सीक्वेंस में हमें कौन से डीएनए पे उन्होंने कहा फोकस करने के लिए, नॉन कोडिंग सीक्वेंस पे, है ना। तो क्योंकि कोडिंग सीक्वेंस तो सबकी सेम होती है, सबकी सेम होगी तो उससे तो पता नहीं लगेगा कि एग्जैक्टली किसका डीएनए है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस पे बेस्ड है, मेनली ऑन द नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस पे ध्यान दिया जाता है, वो भी वीएनटीआर जिसको हम बोलते हैं, है ना। वीएनटीआर क्या होता है, वीएनटीआर इज व्हाट, विच इज द वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, है ना। तो क्या है वो प्रोसीजर्स पूरे का। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दिया किसने, एलेक जेफरी ने दिया। देखो क्या करना है, सबसे पहले वी नीड टू कलेक्ट द सैंपल्स, जो भी सैंपल्स वहाँ पे मिले होंगे, कहीं पर भी एक पर्टिकुलर जगह पे मर्डर हुआ है सपोज, और उस जगह पर जो भी हमें सैंपल्स मिले उन सभी सैंपल्स को हमें क्या करना है, इकट्ठा करना है, ठीक है। नेल्स हो गए, हेयर हो गया, कुछ भी हमें मिल रहा है कि इंडिविजुअल से लिंक, वो हमें ले लेना है, ठीक है। एक सिंगल चीज भी क्या करेगा, डीएनए को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। तो सपोज ब्लड में से हमने क्या करा, डीएनए को आइसोलेट किया, तो पहला स्टेप क्या होता है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। पहले सैंपल को कलेक्ट करा, दूसरा स्टेप क्या होगा, डीएनए को आइसोलेट करना, ठीक है। ब्लड में से क्या किया जाएगा, डीएनए को निकाला जाएगा। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, क्या किया जाएगा, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती है वो उस डीएनए को स्मॉल स्मॉल पार्ट में कट कर देगी, ठीक है, कट इनटू द स्मॉल पार्ट, ठीक है। स्मॉल पार्ट में कट करने के बाद क्या किया जाता है, ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो अभी एक साथ है, अब इन स्मॉल स्मॉल पार्ट को सेपरेट किया जाएगा। सेपरेट कैसे किया जाएगा, बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू क्या किया जाता है, इन सभी सैंपल्स को, इन सभी स्मॉल स्मॉल पार्ट को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है ना। तो दिस इज अ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ये सेटअप है ना। तो यहाँ पर कौन आ गया, ये अगर उस जेल आ गए, और यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्स जो इनको क्या बोलते हैं, वेल्स, क्या बोलते हैं, वेल्स। इन वेल्स के अंदर हमने क्या रख दिए, छोटे छोटे डीएनए की फ्रेगमेंट्स रख दी और इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इन डीएनए पे फोर्स लगेगा और डीएनए जो है वो सेपरेट हो जाएंगे ऑन दिस साइज एंड चार्ज। जिनका साइज ज्यादा होगा वो पीछे रह जाएंगे और जो लाइटर होंगे वो आगे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन है हमारे, ये लाइट डीएनए, दिस आर द लाइट डीएनए, ठीक है। और ये जो है ये हमारे, ये कौन सा, ये हैवी डीएनए, दीज आर द हैवी डीएनए, ठीक है। तो लाइट वाले आगे चले जाएंगे और हैवी वाले पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, डीएनए सेपरेट हो गए, ठीक है। अब देखो डीएनए सेपरेट होने के बाद हमें क्या दिख रहा है कि इस डीएनए के अंदर दोनों है, कोडिंग पार्ट भी है और नॉन कोडिंग पार्ट भी है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो किससे बेस्ड है, नॉन कोडिंग पार्ट पर। सिर्फ हमें रिपीटेटिव सीक्वेंस चाहिए फाइंड आउट करने के लिए, कोडिंग पार्ट हमें नहीं चाहिए, इजंट इट। तो कोडिंग और डी कोडिंग पार्ट को, यानी कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट को क्या किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा, सेपरेशन ऑफ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग पार्ट। अब देखो सेपरेट कैसे किया जाएगा, अब कैसे सेपरेट किया जाएगा, सेपरेशन से पहले क्या की जाती है, ब्लॉटिंग की जाती है, ठीक है। तो कौन सा मेथड चल रहा है, ये सबसे पहले हमने क्या करा, वो डीएनए को सैंपल को कलेक्ट करा, आइसोलेशन करा, फिर देन उसको कट करा स्मॉल पार्ट में, ये थर्ड पार्ट हो गया। फिर हमने क्या करा, वो सेपरेशन करी इन स्मॉल पार्ट की बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट कौन सा होगा, ब्लॉटिंग। फिफ्थ पार्ट क्या होगा, ब्लॉटिंग, विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ब्लॉटिंग से पहले एक चीज और है, अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये सारे जो छोटे छोटे वो कौन है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और हमें पता है कोडिंग और डिकोडिंग पार्ट को अलग करना है, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को क्या किया जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट किया जाएगा पहले, ठीक है। तो ब्लॉटिंग से पहले भी एक और चीज है, क्या, फिफ्थ पार्ट के अंदर जाएगी वो, क्या, सेपरेशन ऑफ conversion of double stranded DNA into single stranded, ठीक है। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विल कन्वर्ट इनटू द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। यानी कि ये जो दोनों के दोनों आपस में जुड़े हुए हैं बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, उनको तोड़ के क्या किया जाएगा, सिंगल में कन्वर्ट किया जाएगा। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एल्कालाइन मीडियम का, ठीक है। तो यहाँ पे एल्कालाइन मीडियम को इंसर्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएंगे,
ठीक है, तो अब ये अगर वो जेल पर कौन होंगे हमारे, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रह जाएंगे फिर अब बस ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन है, दीज आर द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कहाँ से आए, बाय एल्कालाइन मीडियम। ठीक है, तो एल्कालाइन मीडियम की वजह से आए हैं ये। क्लियर यहाँ तक है? ठीक है, तो ये फिफ्थ स्टेप क्या था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो इसके बाद क्या की जाती है, ब्लॉटिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डीएनए सीक्वेंसिंग वगैरह, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या आएगा, ब्लॉटिंग। तो सिक्स स्टेप क्या होता है, ब्लॉटिंग, ये भी नया वर्ड है ये। ब्लॉटिंग क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ट्रांसफर ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टू द नायलॉन शीट। ठीक है, तो नायलॉन शीट पर ट्रांसफर कर देना। ठीक है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को नायलॉन शीट पर ट्रांसफर करना क्या होता है, ब्लॉटिंग। तो ये जो अगर उस जेल पर ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स थे, अब इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को किस पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, दिस विल बी ट्रांसफर टू द नायलॉन शीट। ठीक है, तो ऊपर ये कौन आ गई, नायलॉन शीट आ गई। तो ग्रेट प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है, उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, फिर ये जो डीएनए होता है वो कहाँ चले जाते हैं, टू द नायलॉन शीट। ठीक है, नायलॉन शीट शुड बी बिलो साइड। ठीक है, तो नीचे की तरफ बनेगी नायलॉन शीट ये। ठीक है, तो नायलॉन शीट ये नीचे आ गई है, और ये फिर क्या होगा, नायलॉन शीट पे कौन आ जाएंगे, ये डीएनए ऊपर से नीचे आ जाएंगे। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स का अगर वो जेल से नायलॉन शीट पे जाने क्या होता है, ब्लॉटिंग। ठीक है, ब्लॉटिंग डन हो गई। अब ब्लॉटिंग के बाद हमें क्या करना होगा, हमें कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग और नॉन कोडिंग फ्रेगमेंट्स को अलग करना है। हमें कोडिंग की जरूरत नहीं है यहाँ पर, हमें सिर्फ और सिर्फ नॉन कोडिंग और VNTR रिपीटेटिव सीक्वेंस की जरूरत है। ठीक है, तो सेपरेशन किया जाएगा। तो 7 स्टेप मान लो, सेपरेशन ऑफ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो सेपरेशन कैसे किया जाएगा, बाय हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग बट दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ठीक है, तो हमारा वो जो भी VNTR होगा उसकी सीक्वेंस देख रखी है ना, तो एक इंडिविजुअल के ब्लड से नॉन कोडिंग सीक्वेंस का VNTR का पहले उन्होंने सीक्वेंस चेकआउट कर रखा है। ठीक है, तो VNTR की सीक्वेंस हमने मान ली है, VNTR की सीक्वेंस जो है वो हमने मान ली क्या है, वो AATT है सपोज। ठीक है, तो VNTR की सीक्वेंस क्या है, AATT है। तो इससे क्या होगा, प्रोब बनाया जाएगा, आर्टिफिशियल डीएनए बनाया जाएगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या बनाते हैं, प्रोब क्या होता है, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, आर्टिफिशियल VNTR बोल सकते हैं, फिर आर्टिफिशियल डीएनए फ्रैगमेंट, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट। ठीक है, तो प्रोब बनाया, और ये प्रोब क्या है, ये आर्टिफिशियल VNTR, ये आर्टिफिशियल, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ही है। ठीक है, जो किससे कनेक्ट होता है, जो किससे जुड़ा हुआ होता है, रेडियो एक्टिव मटीरियल से कनेक्ट होता है, ये रेडियो एक्टिव मटीरियल से या फिर किसी पर्टिकुलर केमिकल से। ठीक है ना, तो प्रोब का यूज किया, और प्रोब क्या है, ये आर्टिफिशियल डीएनए फ्रेगमेंट, ये आर्टिफिशियली VNTR है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या किया जाता है, नायलॉन शीट पर किसको थ्रो किया जाएगा, प्रोब को थ्रो किया जाएगा, प्रोब को डाला जाएगा, और जैसे भी प्रोब को डाला जाएगा तो प्रोब क्या करेगा, अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेगा। ठीक है ना, फिर जैसे यहाँ पे ये प्रोब आए, अब प्रोब ने क्या करा, जहां उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा वहां पर वो बेस पेयरिंग कर लेगा। सपोज यहाँ पर उसने बेस पेयरिंग कर ली। ठीक है ना, तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, प्रोब आर इंसर्ट ऑन द नायलॉन शीट। ठीक है, तो नायलॉन शीट पर क्या किया जाएगा, प्रोब्स को डाल दिया जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी किसके बीच में, एक तो प्रोब के बीच में, और जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होगी उसके बीच में। कोडिंग के साथ तो होगी नहीं, क्योंकि प्रोब है वो किसका, नॉन कोडिंग सीक्वेंस का ही है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग में किसके साथ करेगा,
कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग भी कौन किसके साथ करेगा? प्रॉप ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस के साथ ही करेगा, ठीक है। और बाकी के जो एक्सेस प्रॉप्स होंगे उसको हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया हाइब्रिडाइजेशन हो गई। प्रॉप क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेंगे विद द नॉन कोडिंग सीक्वेंस और द VNTR, डन ये। और बाकी सबको हटा दिया जाएगा, ठीक है। फिर रेडियोग्राफी हो रही है ना। अब देखो इसके बाद क्या किया जाएगा, लास्ट स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट ये। फिर ये जो नायलॉन शीट है, ये जो नायलॉन शीट है जिसके अंदर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, जिसमें क्या हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हुई है, यानी कि हमने क्या करा है, हाइब्रिडाइजेशन करा है। वी डिड द हाइब्रिडाइजेशन। उसके नियर किसको रख दिया जाएगा, नायलॉन शीट को किसके नियर कर दिया जाएगा, प्लेस नियर द एक्सरे फिल्म, ठीक है। उसको एक्सरे फिल्म के नियर रख दिया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। तो उसको एक्सरे फिल्म के नियर रख दिया जाएगा और एक्सरे फिल्म पर हाईलाइट हो जाएंगे कौन, हमारे जहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हुई है, जहाँ पे हमारी कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग हुई है। क्योंकि जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग हुई है उससे क्या हुआ है, रेडिएशन से एमिट हुआ, वो रेडिएशन कहाँ जा रहे हैं, एक्सरे फिल्म पे जाके स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ से रेडिएशन आई होगी वहाँ पर क्या हो गए होंगे, ये बैंड्स बन गए, ठीक है। तो ये ऐसे ये बैंड्स बन गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्सरे फिल्म हो गई है। और ये एक्सरे फिल्म किसकी आई है, ऑफ अ हाइब्रिडाइज्ड VNTR, क्लियर नहीं। तो कुछ ऐसे हमें VNTR के क्या पता लग गई, वो सीक्वेंस पता लग गई। VNTR एक तरीके से DNA का फिंगरप्रिंट आ गया, जो DNA फिंगरप्रिंट सिर्फ किसका है, मेनली एक पर्टिकुलर VNTR का है, ठीक है। तो हम एजम्पशन ले लेते हैं, सपोज हमने पहले से किसका DNA फिंगरप्रिंट, हमने 3 जनों का DNA फिंगरप्रिंट निकाला, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक सैंपल का DNA फिंगरप्रिंट लिया, सैंपल का DNA फिंगरप्रिंट लिया हमने, एक पर्सन A का लिया, पर्सन B का लिया, ठीक है। हमें चेकआउट करना है कि इसमें से कल्प्रिट कौन है। तो सैंपल का DNA फिंगरप्रिंट क्या है, सपोज क्या आया, सैंपल का DNA फिंगरप्रिंट यानी कि VNTR की सीक्वेंस क्या आई आफ्टर द DNA फिंगरप्रिंटिंग, वो हमने ऐसे मान ली, कुछ ऐसे आई है, ठीक है। और इंडिविजुअल A की क्या आई है, वो ये आई है, ठीक है। और इंडिविजुअल B की क्या आई है, वो ये आई है, ठीक है। तो तीनों का हमने क्या करा, वो DNA फिंगरप्रिंट निकाला, सैंपल का भी और बाकी जो भी लोग वहां पे मौजूद थे या फिर जिसमें भी डाउट है कि हाँ भाई ये कल्प्रिट हो सकता है, उन सब का हमने DNA फिंगरप्रिंट लिया, ठीक है। तो इन सभी का DNA फिंगरप्रिंट को हम क्या करेंगे, फिर मैच करेंगे। तो क्या देखो, सैंपल का DNA फिंगरप्रिंट वो मैच कर रहा है किससे, B के DNA फिंगरप्रिंट से। तो उससे क्या पता लग रहा है कि जरूर यहाँ पे जो भी कल्प्रिट है वो कौन है, हमारा पर्सन B है, इजंट इट। क्योंकि यहाँ पे सैंपल का DNA किससे मैच कर रहा है, पर्सन B से मैच कर रहा है। तो कल्प्रिट कौन हो सकता है, कल्प्रिट कौन है, इवन B है, क्लियर नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट द DNA फिंगरप्रिंटिंग, कि DNA फिंगरप्रिंटिंग से कैसे DNA की सीक्वेंस को मैच करके, VNTR के सीक्वेंस को मैच करके हम क्या कर सकते हैं, कल्प्रिट को पता लगा सकते हैं, ये आपस में रिलेटिव है या फिर नहीं है, इन सब का हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। और ये पूरी की पूरी सीक्वेंस हमें किसने दी है, पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस हमें किसने समझाया है, एलेक्स जेफरी ने समझाया है ना। तो ये पूरा प्रोसेस कैसा था, होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक बार इसको डायग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं कि डायग्राम्स में क्या क्या था, ठीक है। हम सब ये देख चुके हैं, है ना। तो डायग्राम में क्या था, सबसे पहले ये सैंपल था, सैंपल में से हमने DNA को निकाला, फिर DNA को स्मॉल पार्ट में कट करा था, फिर उसको सेपरेट करने के बाद उसको हमने क्या करा था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से उसको अलग करा था। फिर अलग करने के बाद हमने उसको नायलॉन शीट में ट्रांसफर कर दिया था। और नायलॉन शीट में ट्रांसफर करने को क्या बोलते हैं, ब्लॉटिंग, क्या बोलते हैं, ब्लॉटिंग। और ब्लॉटिंग करने के बाद हमने क्या करी थी, हाइब्रिडाइजेशन करी थी, प्रॉप को इंसर्ट करा था, जिससे कोडिंग अलग हो गए थे, नॉन कोडिंग अलग हो गए थे। और जहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन हुई थी वहाँ पर क्या हुआ, रेडिएशन एमिट हुई, फॉल कर रहा है वो एक्सरे फिल्म पर, उससे हमारी क्या आ गई, VNTR की सीक्वेंस आ गई। और VNTR की सीक्वेंस जिससे मैच करेगी वो कौन है, कल्प्रिट है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो होप सो यू ऑल एंजॉय दिस लेक्चर, थैंक यू।